जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ेंगे पुलिस एक्ट सीरीज में नेक्स्ट पार्ट को। सेक्शन 17 बताता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में। अच्छा, हमने हायरार्की देख रखा था कि किस रैंक से किस रैंक तक के ऑफिसर जो हैं वह सबऑर्डिनेट रैंक की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से ऑफिसर जो हैं वो गेस्टेड ऑफिसर रैंक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो होता है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। इसका मतलब गेस्टेड ऑफिसर की बात की जा रही है कि जो इंस्पेक्टर से एबव रैंक के अधिकारी होते हैं, माने डिप्टी एसपी से लेकर डीजीपी तक, उनको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो पुलिस के एप्लीकेशन पर क्या कर सकते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर कब नियुक्त किया जाएगा? जब उस क्षेत्र में अनलॉफुल असेंबली या उस क्षेत्र की शांति भंग हो गई हो या ऐसा होने की उपयुक्त आशंका हो। ठीक है, आशंका भी हो तब पर भी किया जा सकता है। या फिर उस क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल नहीं है तो किसी स्पेशल पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जो कि वहां के निवासियों का सुरक्षा करेगा, संरक्षण करेगा, वहां पर शांति व्यवस्था को बरकरार रखेगा, जैसा पहले था वैसे बनाए रखेगा, और वहां की संपत्तियों का भी देख रेख करेगा, उसकी भी सुरक्षा करेगा। सेक्शन 18 जो है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पावर को बताता है। तो पावर उसकी क्या होती है? पावर, प्रिविलेज एंड प्रोटेक्शन, जैसा कि जनरल पुलिस ऑफिसर के पास होता है। ठीक। और स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पास दोनों की जो शक्तियां होती हैं, विशेषाधिकार होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ना कि डिफरेंट होंगे। सेक्शन 18 यही बताता है कि आप पुलिस ऑफिसर के रूप में नियुक्त तो हो चुके हैं, लेकिन समझिए आप कैसे हैं? एक्स ऑफिसियो जैसे पद पर है कि आप केवल उस रूप में काम करेंगे, आपको कोई स्पेशल तनख्वाह या फिर कोई स्पेशल वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इन सब के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 बात करता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में कार्य करने से मना कर दे, और लेकिन मना करेगा तो उसका कोई रीजनेबल कारण होना चाहिए। अगर बिना रीजनेबल कारण के मना करता है और इस बात का दोषी किसके सामने पाया जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पाया जाएगा। यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पाया जाता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके प्रत्येक उपेक्षा पूर्वक व अवज्ञा पूर्वक कार्य के ऊपर 50 रुपए का दंड लगा सकेगा। ये 50 रुपए तक हो सकेगा, 50 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकेगा। ठीक है। सेक्शन 20 जो कहता है कि किस प्राधिकृत के या किस प्राधिकरण के अंतर्गत पुलिस कार्य करेगी। अच्छा, ये क्या होता है भैया कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राधिकार कहा जा सकता है। सबसे पहले तो पुलिस एक्ट, सीआरपीसी और यूपी एक्साइज एक्ट की बात करते हैं। तो ये एक्ट कब का बना है? 1961 का बना, सॉरी 1861 का बना हुआ है। और प्री इंडिपेंडेंस से पहले की बात की जा रही है। तो उस समय बहुत से एक्ट जो है वो नहीं बताया करते थे कि पुलिस के क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या अन्य अधिकार हो सकते हैं। अब जैसे जे एक्ट की बात कर ले हम, तो उसमें एक अलग ही अधिकार दे रखा है पुलिस के बारे में कि कोई भी पुलिस अधिकारी जब जे एक्ट के तहत कार्य करेगा तो अपनी वर्दी को धारण नहीं करेगा, क्योंकि वो जुगनाइल के साथ काम करेगा, जुगनाइल के आचरण पर उस ध्यान रखेगा, जुगनाइल से जाकर मिलेगा। तो जो जे एक्ट है वो अलग तरह की ही पुलिस की बात करता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि इन अधिनियम या किसी ऐसे अधिनियम के द्वारा जिसमें विधि के तहत शक्ति प्रदान की गई हो। किस चीज की शक्ति? क्रिमिनल प्रोसीडिंग को एडाप्ट करने की, रेगुलेट करने की बात की गई हो, वो एक्ट के प्राधिकार के अंतर्गत पुलिस अधिकारी आ सकेंगे। सेक्शन 21 जो है वो विलेज पुलिस ऑफिसर की बात करता है कि विलेज पुलिस ऑफिसर जो है वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के द्वारा, कंट्रोल्ड बाय डीएम, रिमूव्ड बाय डीएम। ठीक है। सेक्शन 21 और सेक्शन 21 सेक्शन 47 का पूरक है। मतलब इसमें भी बताए गए हैं, हम जब आगे पढ़ेंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे 47 पर।
किसी पुलिस अधिकारी को क्या विलेज पुलिस अधिकारी बना देने पर अन्य किसी जो अधिकारी है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे विलेज पुलिस अधिकारी शब्द आया कहाँ से? सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होती थी, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल में एक प्रेसिडेंसी थी, फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम में सबसे पहले चौकीदार हुआ करते थे जिनको पुलिस चौकीदार कहते थे। तो पुलिस चौकीदार शब्द से ही विलेज पुलिस शब्द का जन्म हुआ और चलता चला आया। सेक्शन 22 बताता है कि पुलिस की ड्यूटी कब रहेगी, कब तक रहेगी, कितने घंटे की रहेगी। देखिए क्या होता है, बहुत अधिक चर्चाएं होती हैं सामान्य लोगों के बीच में कि भैया पुलिस की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। जब देखो तब तो थाने पे ही पाए जाते हैं। तो ये बात सेक्शन 22 बताता है कि जो भी अधिकृत व्यक्ति या जो भी पुलिस अधिकारी पुलिस एक्ट के तहत इनरोल्ड हो गया है उसकी ड्यूटी हमेशा कंसीडर्ड की जाएगी और उसको जिले के अंदर कहीं भी नियुक्त कर दिया जा सकता है। मतलब उसका तबादला इस थाने से उस थाने। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि जिले में एक हलका होता है, मतलब थाने के अंदर हलका होता है, हलका में बटा होता है क्षेत्र। उस क्षेत्र किसी भी क्षेत्र को उसको नियुक्त कर दिया जा सकता है। ये नहीं वो कह सकता कि नहीं हम केवल शहरी इलाकों में काम करेंगे, ग्रामीण इलाकों में काम नहीं करेंगे, या ग्रामीण इलाकों में काम करेंगे, शहरी इलाकों में काम नहीं करेंगे। इस तरह की बातें वो नहीं कर सकता। उसको किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके क्षेत्र के अंदर आने वाले किसी भी हलके के में नियुक्त किया जा सकता है। अब जो पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर की होती है, लेकिन उनसे 24 आवर काम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये मानव का अधिकार होता है। अगर 24 आवर काम किया जाएगा तो फिर कैसे वो नेक्स्ट डे वर्क करेंगे। तो जब विशेष परिस्थितियां आती हैं या कोई ऐसा समय आता है जिसमें उनकी जरूरत होती है तो उनको कॉल किया जाएगा, उस समय वो आने के लिए बाध्य हैं। वो ये नहीं कर सकते उस समय कि नहीं मैं केवल 10 से 6 ड्यूटी करूंगा या 8 घंटे की या 10 घंटे की ड्यूटी करूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते। विशेष परिस्थितियों में जब भी उनके उच्च अधिकारियों द्वारा उनको बुलाया जाएगा किसी ऑपरेशन में, किसी अन्य जगह ड्यूटी करने के लिए, तो उसको करने के लिए वो बाध्य होते हैं। सेक्शन 23 बताता है पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में। आइए देखते हैं पुलिस अधिकारी के कर्तव्य क्या होते हैं। किसी भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अगर कोई भी ऑर्डर या वारंट जारी किया जाता है तो उसका पालन कराना। और ठीक है, जो कोर्ट होती है, कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी ऑर्डर, समन, वारंट जारी किए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सभी पुलिस अधिकारी बाध्य होते हैं और उसका एग्जीक्यूशन कराते समय उनको सेक्शन 78 आईपीसी का संरक्षण प्रदान करता है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी अभियोजन नहीं किया जाएगा। अच्छा, गुप्त बातों की सूचनाओं को संग्रहण करना मतलब कलेक्शन करना क्या होता है कि अपने खबरियों द्वारा गुप्त सूचनाओं कलेक्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उनसे पता लगे कि किसी तरह की कोई भी जो है इनलीगल घटनाएं तो नहीं घट रही हैं। इन सभी चीजों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो क्या करेंगे, उन सूचनाओं को ग्रहण करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे कहाँ, अपने उच्च अधिकारियों के पास। जिले में एक कंट्रोल रूम होता है पुलिस लाइन के अंदर, वहां वो सूचना पहुंचा देंगे। उसके बाद वो कंट्रोल रूम से वो सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचती रहेगी। उसके बाद जैसा भी निर्देश उनको मिलेगा उसके तहत वो कार्य करेंगे। और जो पब्लिक न्यूसेंस है या फिर कोई ऑफेंस कारित करने जा रहा है तो उसकी रोकथाम करेंगे, अपराधियों की पहचान करेंगे और उनको कोर्ट के सामने पेश करेंगे कि भैया जो पब्लिक है उसको न्याय मिल सके। ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए वो अथराइज्ड हैं जिसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है। जैसे कोई आदमी देसी शराब का कारोबार कर रहा है या देसी हथियार लिए पड़ा है, तो ये सब चीजें क्या है, पर्याप्त सबूत के रूप में आती हैं कि लॉ उनको अथराइज कर देता है कि नहीं इनको तुरंत गिरफ्तार करिए और पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे जगहों पर विथ या वारंट
वो क्या कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। कहाँ पर, मदिरालय में, गेमिंग हाउस में जिसको हम गेमिंग क्लब भी कहते हैं, या अन्य किसी स्थान पर जहां पर भ्रष्ट व्यक्तियों का क्या होता है, समागम होते रहता है। अब पुलिस ऑफिसर के द्वारा इल्तिला देना। अच्छा, ये जो अधिनियम है और इस अधिनियम की जो धारा है 24, ये बताती है कि कोई आदमी अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है या कमिट कर चुका है और इसकी संसूचना किसको, पुलिस अधिकारी को मिलती है, पुलिस अधिकारी जाएगा अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास और उन संसूचनाओं के बारे में उनको बताएगा और उनसे मांग करेगा कि सर हमें वारंट या किसी चीज की सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति किसी अवैध संपत्ति को, अवैध हथियारों को, अवैध जो भी शराब है, जो भी चीजें हैं, उनको इस घर में छुपाया है, तो उस घर के लिए सर्च वारंट की मांग करते हैं, या अन्य जो भी लीगल प्रोसेस होती हैं, एनबीडब्ल्यू जिसको आप लोग बोलते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट, तमाम तरह की चीजें होती हैं, उन सब की मांग करेगा इसी अधिनियम, इसी धारा के तहत। ठीक है। सेक्शन 25 बताता लावारिस वस्तुओं के बारे में कि लावारिस व्यक्तियों के संबंध में पुलिस का कर्तव्य क्या होता है। तो पुलिस क्या करेगी, उसको अपने चार्ज में ले लेगी और उसको पहले तो उसका मालिक की खोज करेगी, अगर नहीं मिलता है तो उसकी एक लिस्ट बनाएगी और किसको सूचित करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित करेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही उस संपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। जैसे सीआरपीसी के अंतर्गत भी बताया गया है कि पुलिस जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज तो कर सकती है, लेकिन उसको डिस्पोज करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होता है। सेक्शन 26 जो है वो बताता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो किसी भी संपत्ति को क्या कर सकता है, डिटेन कर सकता है और एक नोटिफिकेशन निकाल देगा कि भैया जिस व्यक्ति की ये संपत्ति है, अगर वो व्यक्ति आज की डेट से लेकर 6 महीने के अंतर आए हमारे कार्यालय में और इस संपत्ति पर दावेदारी पेश करे। ठीक है। ये इस बात की जो चर्चा है वो 459 सीआरपीसी के तहत भी बताई गई है। सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उस संपत्ति की दावेदारी 6 महीने के अंदर पेश नहीं करता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार उसको बेच दिया जाएगा, अगर उसका निस्तारण नहीं किया गया है तो। और ऐसे जो इनकम होता है, मतलब 26 और 27 के अंतर्गत जो संपत्ति है उनका निस्तारण करने से जो इनकम आती है वो कहाँ चली जाएगी, राज्य सरकार के कोषागार में चली जाएगी, किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत नहीं रहेगी। वो कहाँ चली जाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगी, उनके कोषागार में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।